आज हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर मौजूद हैं, जो हमको अपने आशीर्वचन देंगे। सर से मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से आपका यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि सर आप हमारे बीच आए। और सर को और वीसी सर से, रजिस्ट्रार सर से मैं अनुरोध करूँगी कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चम्ब्योमवातावनिवारिणमिनिं प्रपञ्चात्मकदेहभाजम् संताप संपाद जराज्वरान्तं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलमुदितान्तिकान्तं शान्तं हरेद्वादशमाख्यमूर्तिं मूर्तिं सदानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। Good morning, everyone. Now I would like to welcome our esteemed guest, Lieutenant General Dushyant Singh among us. Sir was commissioned into the 9th Battalion of the Maratha Light Infantry Regiment in December 81. He is alumni of NDC, DSSC, CDM, and Naval Postgraduate School, California, USA. He has attended the Regional Defense Counter-Terrorism Program, served in various terrains and theater of operations in India and UN as military observer. He commanded an infantry battalion, brigade, and a division in Jammu and Kashmir. He served twice in the Allied National Security Guard as Inspector General Operations, served as Chief of Staff, Eastern Command. For his distinguished services, he has been awarded Ati Vishisht Seva Medal and Param Vishisht Seva Medal. Adding to his contributions, he has also written chapters in 3 books, namely Understanding Suicide Terrorism, Countering Terrorism, Psychological Strategies, and Life and War Strategies of Maharana Pratap. Sir, I welcome you on behalf of our university and college. थैंक यू। कृपया बैठ जाइए। स्लाइडर मेरे पास। अच्छा, ओके। स्लाइड शो का ये देखिए, स्लाइड शो होगी, स्लाइड शो। ओके, ठीक। A very good morning to all of you. Respected Vice Chancellor, Registrar, and the faculty of Ayurved Institute, and the students of the fresh batch of the BMS program. It gives me great pleasure
to address all of you. Especially, it gives me pleasure because all of you are young and just about trying to get into life ahead. So you have all finished your schooling and now you are looking into professional careers. And this is the most critical period. You have to decide where you want to go, how you want to go, and what is the motivation for you to go in this. So today lecture on which I'm going to talk to you, it will be more of a two-way process. यानी कि ये दो तरफा इंटरेक्शन होगा. मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा. मैं अपने लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करूंगा ताकि आप जितने लोग हैं यहाँ पे समझ सकें. और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझसे बीच में पूछ सकता है. ये टू वे प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि आपको अंदर से समझना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आज. और इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हिंदी में कहें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका एक सिंपल ट्रांसलेशन होता है. क्या किसी को पता है कि कितने तरह के इंटेलिजेंस होती हैं, कितनी तरह की बुद्धि एक इंसान में पाई जाती है? कोई भी इसके बारे में जानता है कुछ? अगर नहीं भी जानता तो कोशिश कर सकता है. आपने अपने स्कूलिंग कैरियर में सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड इट इन योर स्कूल डेज एज टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर. एनीबॉडी? एनी आइडिया? कोई किसी को कुछ भी वो है कि कितनी तरह की बुद्धि की बात की जाती है? आईक्यू के बारे में सभी ने सुना है और सभी का आईक्यू टेस्ट हुआ है. हाँ, तो इसका आप अपने आप भी एक आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं. तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी गॉड गिफ्टेड यानी कि आपके माता पिताजी का जो जेनेटिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके अंदर वो कितना गया है. यानी कि आईक्यू इज गिफ्टेड बाय द गॉड. ना आप उसको बदल सकते हैं और ना आप उसको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं. कम तभी होगा अगर आप बीमार पड़ जाएंगे या अगर आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे कि आपके दिमाग को असर पड़ रहा है, तब आपकी आईक्यू कम होगी. नहीं तो ये आईक्यू आप पैदा जिस दिन हुए उस दिन. तो इसको टेस्ट देने के लिए किसी को पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. एक छोटे से बच्चे की भी हम आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं बात करूंगा आज ईक्यू की. और ईक्यू की इसलिए बात करूंगा क्योंकि ईक्यू जो है वो भगवान ने नहीं दी. ईक्यू हमारे जो बॉडी, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं इसलिए मैं बताऊंगा कि इसका मेडिसिन से कितना, मेडिकल साइंसेस से कितना रिलेशन है. इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए चुना है. तो इसमें जो आपकी जो बॉडी की बनावट है, खासतौर से आपके जो दिमाग की बनावट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जो भावनात्मक बुद्धि कितनी है. ये देखा गया है कि आपको जिंदगी में सफल होने के लिए आईक्यू की खाली 30% की जरूरत पड़ती है. आपको उस करियर में, अपनी जिंदगी में आगे सफलता पाने के लिए 70% जो है वो भावनात्मक बुद्धि की जरूरत होती है. एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने में बहुत तेज होगा, जीनियस की कैटेगरी में आता होगा, लेकिन वो आपने देखा होगा कई बार वो दब जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, कई बार छोड़ के चले जाता है, कहीं काम मिला उसको आधे रास्ते में छोड़ के निकल जाता है. उसकी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोर. और दूसरी जो बात मैं इसलिए इसको मैं बताना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये आप इसको अपने अंदर बढ़ा सकते हैं. यानी कि ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी बढ़ाने के लिए. तो इसीलिए इसको पढ़ना, इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी होता है. आईक्यू तो आपके माँ बाप ने दे दी जो देनी थी, ठीक है ना. और ईक्यू ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास बुद्धि कम भी है, आईक्यू कम भी है, तो भी मैं इमोशनल इंटेलिजेंस से एक ज़्यादा बुद्धि वाले से आगे बढ़ सकता हूँ. तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है. तो आगे चलते हैं हम. ये है जो बुद्धि की मैं बात कर रहा था. इट्स एन ओवरऑल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ वंस एनवायरनमेंट. यानी कि आप अपनी जो नॉर्मल बुद्धि की जो बात करते हैं, आईक्यू की बात करते हैं, वो ये होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को रैशनली सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फिर उसके लिए एक प्लान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. तो दरवाजे में घुसने के लिए आईक्यू चाहिए, समझ रहे हैं आप? दरवाजे में घुसने के लिए आईक्यू चाहिए, लेकिन कमरे में क्या गुल खिला रहे हैं आप,
उसके लिए EQ चाहिए। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। तो अभी मैं आता हूँ आपके लिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अब इसमें एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। कैपेसिटी फॉर रिकग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग। कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो पूर्वज थे सनातन धर्म के, उन्होंने भी इसका बात इसकी जिक्र की है। अध्यात्म, अपने बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। तो कैपेसिटी फॉर रिकग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग, हमारे जो अंदर भाव उभरते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? जब वो भाव उभर रहा है, आप गुस्सा हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ? नहीं, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और एक्शन ले लेते हैं। वो उसकी EQ हाई नहीं है, वो अपने बुद्धि के अपने भाव का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, आप गुस्से को भी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। तो कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज आवर ओन फीलिंग एंड दोज ऑफ द अदर्स। आपके सामने वाले के अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, क्या मैं उसको उस भाव के लिहाज से सही तरीके से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? अक्सर देखा होगा आपने, लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयाँ इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई बार मर्डर हो जाता है, कई बार हाथापाई हो जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका सही है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है। मेडिकल प्रोफेशन में इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। आपके पास जो आदमी आ रहा होता है, उसके पास 50 मुसीबतें हैं, तभी तो आपके पास आया है वो। लेकिन अक्सर हम अगर उसको हम एक रूटीन की तरह, कस्टमर की तरह देखेंगे, तब वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, अगली बार नहीं आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आगे वाला किस तरह से आपके पास आ रहा है और फिर उसको उसी हिसाब से डील करना। तो मैनेजिंग इमोशंस, इन अपने अंदर के इमोशंस को भी मैनेज करना और सामने वाले के भाव को भी आपको मैनेज करना है। ये एक नट शेल में या एक निचोड़ है इमोशनल इंटेलिजेंस का। डैनियल गोलमैन की एक किताब है, जो आज के ज़माने की किताब है, 1990 के दशक में ये निकली थी। उस समय इस पर्टिकुलर इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रचार काफ़ी हुआ। कॉरपोरेट में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका इस्तेमाल हर लीडर को आना चाहिए। इसका इस्तेमाल खास तौर से ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आपस में काम कर रहे हैं, चाहे आप एक बिल्डिंग के ही वो मैनेजर क्यों ना हो, फ्लोर मैनेजर क्यों ना हो, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने काम को बड़ी जल्दी से खत्म कर देते हैं। उनके पास 10 आदमी की टीम है, 10 आदमी से वो 50 आदमी का काम करते हैं और निकल जाते हैं। और कुछ लोगों के पास 100 आदमी की टीम है, लेकिन वो उसमें महीनों लगा देता है। ये जो चीज़ है वो उस लिए काम आती है। सबसे पहले इसका डिस्कवरी वेस्टर्न फिलॉसफी में कब हुआ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरा ये यहीं पर मैं दोनों चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो हमारी जो पुरातन प्रक्रिया थी अपने अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, वो बिल्कुल इस चीज़ को एड्रेस करती थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको खो दिया। हम पश्चिमी व्यवस्था में इतने वो हो गए, लीन हो गए कि हमने अपनी ही धरोहर को कहीं ना कहीं खो दिया। अगर आप आध्यात्म ठीक से करते हैं, आध्यात्म में आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप खुद को जानिए, फिर बाद में ईश्वर आपके अंदर है। हर समय हर चीज क्या बोली जाती है कि आपके अंदर है। वासुदेव कुटुंबकम, विश्व पूरा एक परिवार है, यानी कि मैनेजिंग दी इमोशन ऑफ दी अदर। आप विश्व को अपना परिवार तभी मानेंगे ना जब आप वो करेंगे कि ये मेरा परिवार, ये इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके भाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये इस समय क्या है, इसमें गुस्सा है, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, बाद में इसे डील करूँ। अब वो मेडिकली कैसे होता है वो भी मैं बताऊँ कि मेडिकली दिमाग में ये कैसे जो सिग्नल्स जाते हैं आपके ऊपर दिमाग में, उसको भी बताऊंगा और क्यों वो जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं अगले इस पे। मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को, और ये पिक्चर एक पिक्चर इंग्लिश की है और एक पिक्चर हिंदी की है। इंग्लिश वाली शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, बट हिंदी वाली आप लोगों ने जरूर देखी है, बहुत पॉपुलर पिक्चर है। इसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह से झलकता है। हालांकि ये पिक्चर है, लेकिन लाइफ में भी ऐसा होता है।
यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए वहीं से, वहीं से। I'm gonna tell you first. Question. Yes. I'm gonna tell you, but I bet you what, I know how to find this. Yes. I can do it. No, you can't. No, it's bullshit. I'm pretty sure I can do it. No, you can't. Let me see. Here it is. ओके, जो पहली पिक्चर आपने देखी वो इंग्लिश में थी। इसमें दो चीजें बताई गई हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना, यानी कि मेरी मेरी खूबियाँ क्या हैं, मेरी कमजोरियाँ क्या हैं, और उसके बाद अगर मुझे पता है कि मेरी कोई कमजोरी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना कि मैं इस कमजोरी को अपनी मेहनत और ताकत से दूर कर सकता हूँ। ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं। तो पहली बात है ईमानदारी से। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता है, गोल गोल मत घुमाइए। और आप लोगों के प्रोफेशन में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इस केस को नहीं हैंडल कर सकते, तो आप उसको मानिए और बताइए कि ये केस जो है थोड़ा पेचीदा केस है, लेकिन मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि मैं कल परसों या किसी अपने कोलीग से बातचीत करके इसका हल जरूर निकाल के दूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, यानी कि लगन और ईमानदारी दोनों साथ होनी चाहिए। झूठ बोल करके, झूठ की बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। तो ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं और दोनों चीजें भाव से रिलेटेड होती हैं। झूठ आप कब बोलते हो? जब आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, अरे मेरा क्या होगा, मैं तो फंस जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो आपके अंदर एक नेगेटिव भाव उत्पन्न होने लग गया है और आप गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये अंदर से पहचानना, यही एक खूबी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसके बारे में जितनी ट्रेनिंग करेंगे उतना आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली पिक्चर जो होगी, दूसरों को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें तो था कि मैंने अपने आप को कैसे मैनेज। दूसरी जो पिक्चर होगी उसमें होगा कि दूसरों को कैसे मैनेज किया जाए। एक आदमी है इसके सामने, ये पिक्चर पता है किसी को? पूरे पूरे हॉल को पता है, मुन्ना भाई MBBS। तो मैंने जानबूझ के एक इंग्लिश रखी थी, एक हिंदी रखी थी। इस पिक्चर में आपको ये जो प्रकरण है निकाल करके, सिर्फ 2 मिनट का प्रकरण है, इसको आपको दिखाया गया है। इसमें ये बताया जाता है कि मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करूं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करूं। अगर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आसपास के जितने बच्चे हैं हमारे हॉस्टल में रहते हैं एक साथ, उनको कैसे मैनेज किया जाए, वही आप देखेंगे। उसके बाद मैं 2-3 शब्द इसके बारे में बोलूँगा। तब यहीं से जाएंगे दूसरी जगह। चलो अभी शक्ति है। तुम सर्टिफिकेट आपको सुनना पड़ेगा। सुनेगा मिस तो सुनता है। ओके क्या कंप्लेंट करता है? अचूक नाम है मेरा। जब कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन बोल सच्ची। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, एम्पैथी। बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो सब डॉक्टर को थैंक यू, तुम सबका पिक्चर पट्टी को कहते हैं, उनको कोई थैंक यू नहीं बोलता, मेरे को तुम थैंक यू बोलने का थैंक यू।
उसी आदमी का बदलाव देखेंगे, इस एक्शन की वजह से वो बदलेगा कैसे। उसने दोबारा जूता पहन करके उधर गया, लेकिन इस बार वो चिल्लाया नहीं, इस बार उसका। और ये जिंदगी में होता है एक्चुअली, आप देखेंगे इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। ये हो सकता है ऑटोमेटिकली आई हो, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 शब्द हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। सेल्फ अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट, एम्पथी। इसका सबसे बड़ा हथियार जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या होता है? एम्पथी, सिंपथी नहीं। सिंपथी और एम्पथी का डिफरेंस किसी को पता है? कोई बता सकता है? कोई? हाँ छात्र, हाँ आप बताइए। एम्पथी मीन्स उल्टा है, उल्टा। अब हाँ हाँ, मतलब कुछ आपको क्या लगता है सिंपथी एम्पथी का क्यों क्यों बोलते हैं इसको? और ये आप लोगों को तो बहुत ज्यादा इसमें वो होती है। और कोई ट्राई करे? हाँ पीछे एक और हाथ खड़ा हुआ था। यस, तकरीबन तकरीबन आप सही हैं। एक अगर मैं सिंपल शब्दों में, क्योंकि हमारा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं इसलिए वो कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये मेरा लेक्चर 2-2.5 घंटे तक चलता है। एक्चुअली जहाँ पे मैं लेता था वहाँ काफी लंबा लेक्चर चलता था। बैठ जाइए। हाँ, नहीं, सिंपथी का मतलब होता है अच्छा आप भी एक ट्राई कर लीजिए। हाँ, तकरीबन बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सही की तरफ है। सिंपथी का मतलब होता है, अगर आपको दुख हो रहा है, मैं भी दुखी होकर आपके साथ लिपट गया। एक अगर मैं आपके ईस्टर्न यूपी वाले लैंग्वेज में सुनाऊं, तो अगर कोई रो रहा है तो आप भी गला भेंट करके रोने लग गए, आपने उसकी मदद नहीं की। एम्पथी का मतलब होता है उसकी उसकी भावना को समझते हुए मदद करना। अब वो कैसे होता है? वो इस तरह होगा कि आपको पता है कि ये इस समय कष्ट पे है, लेकिन अगर आप भी कष्ट करने लग जाएंगे तो फिर मदद तो नहीं हुई। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें आपके दर्द का पूरा एहसास है, हम ऐसा करेंगे कि इस कार्य को इस तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप घबराइए मत। तो ये एम्पथी का एक एग्जाम्पल है कि मैं बिना अपना आपा खोए उसकी मदद करूं, लेकिन उसको ये भी नहीं लगे कि मैं एक बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह करूं। नहीं, उसको आपका दया भाव दिखना चाहिए, लेकिन दया भाव में लिप्त होकर के उसी की तरह बन जाना सिंपथी होता है। दया भाव दिखा करके उसकी मदद करना एम्पथी होता है। ये एक सिंपल टर्म्स में इसकी एक्चुअल डेफिनेशंस तो आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको समझाना हो तो इस तरह से समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मेरा जो ये आपका जो है ना, मेरे को बहुत दिन हो गया स्मार्ट बोर्ड से। ओके, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मुझे ये बताइए, आप लोगों को अगर अपने भावों के शब्द बताने हो, खुशी, दुख, तो कितने शब्द कोई बता सकता है यहाँ खड़ा? कोई भी। ये तो बहुत सिंपल है, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, जिसमें बताना है बताइए। दो दो स्पीकर, एक लेडी, एक छात्रा, एक छात्र। छात्रा में से कौन वॉलेंटियर है कि जो अब किस किस तरह के भाव होते हैं उनके शब्द बताने, सिर्फ दुख, सुख, हंसी, खेल, मतलब इस तरह की चीजें जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के बारे में बताती है। बताइए। देखिए सब फन रह गए, तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास कौन कौन से। हाँ आप बोलिए। एंग्जाइटी, यस।
Okay. Okay. Any boys? कोई छात्र कोई you understood she has spoken correctly whatever जो आपके दिमाग में whatever is happening in your mind she has told about those emotions आप में से in the boys anybody who can tell? Yeah, go ahead. Okay, sit down. Good. दोनों में क्या चीज कॉमन दिखी आप? नहीं, एक बड़ी चीज क्या कॉमन दिखती है? शब्द की कॉमन की बात नहीं। इन्होंने भी कुछ शब्द बताए। There is some thread which is common in both. वो क्या है? नहीं, नेगेटिव इमोशन ज्यादा होने से पॉजिटिव इमोशन दूसरी कॉमन थ्रेड है। दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपने भाव वाले शब्द ढूंढने के लिए। डिक्शनरी में भी 7,000 वर्ड है नेगेटिव इमोशन। आदमी का दिमाग बाय नेचर नेगेटिव सोच। आदमी का दिमाग जो है बाय नेचर हमेशा खुशी ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि खुशी से आपको अपने अंदर आना होगा। आई विल ओनली थिंक पॉजिटिव, आई विल ओनली थिंक ऑफ हैप्पी इमोशंस। और आसान है, आप पेपर पे ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। हैप्पीनेस हैप्पी इमोशन, गॉट इट? मतलब इसी तरह से जितने पॉजिटिव इमोशन छूटेंगे उतने आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी तो वैसे ही भरी हुई, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि लोगों को पता कैसे चला कि यार एक आदमी थे फिनिश वे, ये मेरी रिसर्च का अमेरिका में उस समय उन्होंने इसको ईक्यू नहीं बोला, खेल था। ये फॉर्मैन थे जब रेलवे लाइन बन रही थी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट के, और बहुत लंबा देश है, बहुत दूर तक फैला हुआ देश है, का बहुत जारी चौड़ाई है। तो वहां पे क्या होता था, फोरमैन होते थे। फोरमैन पता है सुपरवाइजर, और हर एक के नीचे 30 आदमी दे दिए, और सबको स्ट्रेस दिया जाता था कि आज आप 500 मीटर तक का डाटा क्लियर करेंगे। पहाड़ियां थी, उसको तोड़ना होता है 2 दिन लगा। तो 2-2 की टीम होती थी, और वो आदमी को रम्मा होता है उसे खोदना होता था, होल करना होता था, उसमें एक्सप्लोजिव डालते थे और फिर उसको उड़ाते थे। ऐसे 30 होल 15 होल बनाते थे, नेक्स्ट 15 होल बनाते थे, एक बार उसको उड़ाते थे। लेकिन जब वो होल के अंदर एक्सप्लोजिव डालते थे तो एक्सप्लोजिव को भी रैम से दबाना, पूरा ऐसे नहीं डालते, उसको पैक करना। उस समय के जो एक्सप्लोजिव होते हैं, अगर ज्यादा जोर से मार दो तो वो फट जाता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से और कंट्रोल करके। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी जो था उसने आया, उसके जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बोला एक टीम में ये उस इलाके के सबसे एफिशिएंट सुपरवाइजर, यानी कि इनका जो काम था वो लोगों से 3 गुना ज्यादा, और शायद इनकी लीडरशिप प्रॉब्लम, इमोशनल इंटेलिजेंस शायद उनकी हाई थी। बात इन्होंने बोला कि एक टीम के साथ मैं भी जुड़ जाता हूँ, तो 15 का गोल आता है, 14 गोल लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, 14 ही गोल बनेगी, है ना? तो जब ये कर रहे थे तो बगल वाला जो था वो जोर जोर से मारा, तो इन्होंने बोला है उसको धीरे मारो, रैम स्लोली, अदरवाइज लोड है। और उसने उनकी तरफ देखा और उसने जोर से गिरा, और वो रैम एक्सप्लोजन फट गया, और रैम भी जाके उनके इधर गया, और इधर से सिर के बाहर निकला, यानी कि इधर से जाके इधर से बॉस्टन में ये बॉस्टन की घटना है, तो इधर से निकल के उधर से जाता है। अब ये रैम वहाँ पे रखा हुआ है, तो उस किताब के साथ जर्नल के साथ जर्नल।
हॉस्पिटल लेके लेके गए। हॉस्पिटल जाते जाते भी ये बोल रहे थे कि देखिए हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है आज 14 ही बनेगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। जब वो स्ट्रेचर पे जा रहे थे तब भी वो उनके शब्द जो थे वो इस तरह के। जब इनका इलाज हुआ लकीली वो निकल गया और ये बच गया और दोबारा एक पेशेंट आदमी की तरह वापस आए। उनका फिर उस जमाने में आईक्यू टेस्ट हुआ, आपको जॉब देने से पहले आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो आपके आईक्यू होंगे तभी आप सुपरवाइजर बोलोगे, तभी आप आपको एक प्रमोशन मिलेगा। तो आईक्यू वैसे ही था जैसा कि चोट लगने के पहले था, कोई चेंज नहीं हुआ, फिट है आदमी, फिट है आप काम करते हैं। लेकिन एक बदलाव हो गया, इनकी टीम का काम धीरे धीरे बढ़ गया। जब वो पहले जब वो 3 बार वोट निकाल करके क्लियर करते थे, एक बार 2 बार इनएफिशिएंसी आने लगी, टीम में आपस में खटपट होनी शुरू हुई। जर्नल में रिकॉर्ड करके लिया गया, के बाद लोग इसके हो गए तो कुछ ज्यादा खास नहीं पड़ा। लेकिन रिबल बैरन 1980 में उन्होंने भी इसको पढ़ा तो उनको लगा कि कहीं दिमाग से इसका कुछ चीज निकल गया। वो रॉड इधर से गया तो ग्रे मैटर थे, कुछ चीज जो थी वो बाहर आ गई और वो चीज शायद इनकी इमोशंस से जुड़ी हुई, इनमें वो भावात्मक जो भावना थी वो खत्म हो गई। अब वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह काम करने लगे थे, तुम आए इतने बजे आए हो, इतना काम करना है, इनमें वो ह्यूमन रिलेशन वाली फीलिंग कम हो गई थी और उसकी वजह से इनकी आपस में टकराव बढ़ गई कर रही थी और काम पर। उसके बाद पीटर सलावे जो मेरे जॉब है, उन्होंने 1990 में इजराइल के इन्होंने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करी और फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ाया। लेकिन इसको पॉपुलराइज किया डैनियल गोलमैन ने, जो कि 1990 लेट 1990 में दो दो तीन किताबें लिखी। अब इसको उन्होंने बोला कि EQ जो है IQ को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाता है। जब मेरी IQ इतनी है तो इसको 10 और ऊपर ले, इसलिए EQ का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ने की तो बात। और ये जो है ब्रेन स्टडीज से मैच खाता है, मेल खाता है। ब्रेन स्टडीज हैव कंफर्म्ड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, of your career, and therefore you will study it was trained. Okay, so finally जो डैनियल गोल्डमैन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, being able to motivate oneself and persist in the face of frustration। अगर आप कितना भी रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, कितना भी अपोजिशन है, आप कंटिन्यू करो अपने काम, टू कंट्रोल इंपल्स, अपने अंदर जो गुस्सा की भावना है कंट्रोल करो, and delay the gratification, regulate one's mood and keep distance from sweating। Distance from sweating, the ability to see empathy बार बार आए, यानी कि आशा आशा का भाव खत्म हो जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आशा तो कभी मत, नॉट the other आशा, आई होप यहाँ पे अच्छा नहीं है वो हो जाएगा। आशा जो होती है आपके अंदर, होप शुड रिमेन अलाइव इन योर सिस्टम, देन ओनली यू विल प्रोग्रेस, अदरवाइज यू विल बी अ फेलियर। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। 25 बच्चों को सिलेक्ट किया, 25 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। 4 या 5 साल के बच्चे थे और इनको 25 साल की उम्र तक ट्रैक किया गया, तो इनकी जिंदगी को ट्रैक किया गया। इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि कुछ 20-25 मीटर दूर पर स्ट्रीट मीट होते हैं, वहाँ पे अमेरिका में तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट मीट, किसी भी मिठाई को बोलते हैं, आप समझाने के बाद लड्डू रखते हैं। और 2 रास्ते थे, एक रास्ता सीधा था, यहाँ से जाओ आओ, और दूसरा जो रास्ता था उसमें कुछ सीढ़ियां बनी थी, कुछ ऑब्स्टेकल था और वो आगे जाके 3 लड़के। और इन 25 बच्चों को बोला कि भाई आपको लड्डू खाने हैं, जैसे खाना आप खा लीजिए,
एक जगह एक लड्डू है जहाँ कुछ भी नहीं है, आप वॉक करके गए, खा लिया, घर चला गया। दूसरा था कि भाई तुमको ये सीढ़ी चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर खड्डे में जाओगे, फिर जा करके आप, तो छोटे थे तो उनके लिए इतना बड़ा खड्डा भी खड्डा होता है। कुल उसमें से मेरे ख्याल से 6-7 बच्चों ने ऐसे किया, सीढ़ी खड्डा का रास्ता इस्तेमाल किया और 3 लड्डू खाए, स्वीट मीट को। बट यहाँ पे लड्डू मान लीजिए तो वेस्ट का लड्डू ही था। इनकी लाइफ को आगे तक ट्रैक किया गया, जो जितने लोगों ने इधर से रास्ता अपनाया था, सीधा रास्ता बिना किसी ऑब्स्टिकल के, वो सारे जिंदगी में एक एवरेज इंसान थे। इन्होंने ये जो रास्ता अपनाया, जिंदगी में आगे बढ़े, कॉलेज लगे, उसके बाद अच्छी placements हो गई। इससे इसलिए बता रहा हूँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो ग्रेटिफिकेशन है, delayed gratification, आप फल को तुरंत मत ढूंढने चले जाए, तुरंत मत लेने चले जाए। अगर मुझे कोई अच्छा फल किसी दूसरे रास्ते से मिल रहा है तो मैं उसमें ज्यादा पढ़ाई करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा और फिर जाकर वो रास्ता आपको नहीं जाता। मुझे मेरी आईक्यू खाली 75 है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, काम है डॉक्टर बनना है, मेहनत करूंगा और पढ़ाई करूंगा, वो नहीं आता है वो पढ़ लूंगा, कोई रास्ता में ढूंढेगा ना, करके वो निकला, बाद में प्रैक्टिस करें बहुत अच्छा। तो ये होता है वो कुछ इसकी वो गलत धारणाएं भी, और ये आप लोगों को जानना जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा बने। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है अपने लड़के पे, आप आपको गुस्सा आया, किसी का गुस्सा आया, आप कर गया। एक होता है कि वो गुस्सा आया और डर दिया, नहीं ऊपर चढ़ दिया, या फिर किसी के साथ बोल के उसका असर हमेशा नहीं है। लोग बोलते हैं गुस्सा होना नहीं, गुस्सा करना है। मेरा मानना है कि अगर किसी ने गलती की है, गुस्सा करना है, उस गुस्से को किस तरह से करना है, वो होता है इमोशनल। ये गलत धारणा मत दिमाग में रखिए कि गुस्सा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव इमोशन भी दिखाना है, तो दिखाने का तरीका सही होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आप। उसका ये भी मतलब नहीं कि आप खुश हुए तो ऐसे खुश हुए कि बस तो दुनिया को इधर उधर कर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस में खुशी का मतलब है खुशी को प्यार से enjoy करना। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपका बोर्ड रिजल्ट आया, अपने कॉलेज में नंबर 1 आ गया, और फिर मोटरसाइकिल दिखाई और लगा दी 90 के स्पीड पर, और क्या बोलते हैं, कौन सा स्कूल है यहाँ हो गया, काम टूट गया और कहाँ चले गए, हॉस्पिटल चले गए। तो आपकी जो खुशी थी पल भर में दुख में बदल गया। हो सकता है आपका आगे कॉलेज खत्म हो जाएगा, पता। तो ये है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब वो भी कंट्रोल तरीके से आगे करता है, वो करना वो EQ is not a quotient। ये बोलने के लिए बोलते हैं कि इमोशनल कोशेंट, हालांकि इसको नापने का लोगों ने जरिया बताया है। आंसर करेंगे तो आपको अपनी ईमानदारी से आंसर करें, आपको इमोशनल कोशेंट पता चल जाएगा। ये नहीं कि यार ये सही है, जैसा आप सोचते हो वो रिस्पॉन्स करोगे तो आपको अपना सही इमोशनल। अब क्यों चिंता क्यों करें, क्या जरूरत, बाउंड्री सेटिंग करनी है। आप तो अगर समझ जाते हो, आप पता है कम नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है आप आगे बढ़ने। इमोशन हेल्प अस कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको मेरे भाव का एहसास नहीं हुआ या मेरे को आपके भाव का एहसास नहीं हुआ, तो मैं ऐसा लगेगा कि आप लोग कुछ रोबोट बैठे नहीं है और मैं वन वे कर रहा हूँ। तो जब भी आपके सामने कोई बातचीत कर रहा है, वही बात कर रहा हूँ मेरी तरफ, लेकिन अगर आप थोड़ा सिर लाएंगे, थोड़ा अपनी आंख को वो करेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, उसको लगेगा कि यार समझ रहे हैं मेरी बात, तो मैं और थोड़ा सा बोधन
अच्छा करूँगा, अच्छा बनाऊंगा। तो एक रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, लिसन और साइलेंट का स्पेलिंग पता है ना? सेम है? नहीं है? आप लिख के देखिए, लिसन और साइलेंट की वर्ड सेम है। मुंह एक दिया है, कान दो दिए, कान हो सकता है। मुंह एक दिया है, क्यों दिया है कान दो? बिल्कुल समझ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस किस लिए होता है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, आप सक्सेसफुल आदमी। अगर आप किसी से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनका जो सारा जो नॉलेज है वो आपको पहले लेनी है, और फिर उसके बाद ग्रहण करने का उत्सुकता होती है ना? मैं मोदी जी से मिला कुछ सालों पहले, मुझे लगा कि मुझे उनको आधा घंटा ब्रीफ करना था, पठानकोट का अटैक, आधा घंटा ब्रीफ करना था। एक अक्षर नहीं बोला, जब पूरी मेरा लेक्चर खत्म हुआ, ब्रीफिंग खत्म, बहुत सीरियस पूरा खत्म हुआ, पूरा ब्रीफिंग मेरी खत्म हुई। उसके बाद उनसे मेरे जन था, सीनियर भी नहीं, तो उन्होंने बोला वेल डन, अच्छा हो। गैस का इस्तेमाल नहीं करते बस। अब इतना सब सोचने वोचने के बाद मेरे भी दिमाग में मुझे पता था कि हम गैस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके बारे में पता नहीं है, उसके दिमाग में एक ऐसी चीज आई, कब आई, तो उसने पूरे प्रकृति को, और फिर उसको लगा कि हम अपनी गैजेट्स को काम करेंगे, गैस तब पूरी जानकारी तो उनको, सभी लोग पैदा तो नहीं हुए ना कि सब कुछ मेरे को पता है। तो मैंने उनको बताया कि गैस क्यों नहीं, कहाँ जाएंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इससे गैस का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग और वो बहुत जरूरी है। इमोशनल यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। आप देखोगे अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं पता है, किसी अजनबी से मिल रहे हो जिसकी लैंग्वेज दूसरी है, अगर आपके भाव जो है वो दिखते हैं आपके चेहरे पे, आपको या तो कर देंगे या फिर लग जाएंगे। इमोशन जो एम्पैथी, कंपैशन, कोऑपरेशन और फॉरगिवनेस, तो ये तीन इमोशन आपके अंदर है, तो आपको जोड़ेंगे न कि छोड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो इसको आप बार बार के देखिए, क्या एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ही जरूरी, लेकिन साथ ही में उसको सच्चाई बताना भी होना चाहिए। अगर कुछ है तो सच्चाई किस तरह बताना है वो तरीका ढूंढना। इट इज इम्पोर्टेंट एंड साइंटिफिकली सपोर्टेड। अब यहाँ आ गया, साइंस की बात करूंगा तो इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये जो दिमाग है ना आपका, जो आप लोगों सबके पास है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी है, ये है बैकबोन का, ये जो बैकबोन का वो है निचला हिस्सा, दिमाग के अंदर घुस जाता है, उसके ऊपर खोपड़ी आपकी ऐड हो जाती है। उसके साथ है थैलमस, जी अच्छी तरह से बताएंगे आपको कि क्या होता है। और फिर है नियोकॉर्टेक्स, पर मेमोरियल ब्रेन है, और फिर है नियोकॉर्टेक्स, यानी कि फीलिंग ब्रेन है और थिंकिंग ब्रेन। तो ये थिंकिंग ब्रेन है ना, ये बहुत बड़ा है, अगर न्यूरॉन्स में आता है। अगर इसको मुझे बिट्स एंड बाइट्स में, जीरोस एंड वंस में अगर नेटवर्क बनाना हो, तो एक पूरी फुटबॉल चाहिए, पूरी फुटबॉल चाहिए, तब जाके खोपड़ी में हमारा घुसा हुआ है ना, उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा कंप्यूटर, इतना इसमें नॉलेज होती है। तो क्या होगा, जो चीज जितनी बड़ी हो क्या होगी, धीरे चलेगी, बाकी जो है बहुत तेज चलता है, क्योंकि उसकी जो घोड़े से धीरे है। तो आपका जो ये इमोशनल ब्रेन है ना, ये सबसे तेज है, ये स्पाइनल जो वर्टिब्रेट,
जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लीन ब्रेन, वो और भी तेज है। और फिर आता है नियोकॉर्टेक्स, यानी ऊपर वाला जो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ है, जो कि वे ऑफ एवोल्यूशन में देखेंगे, उसका जो प्रकरण सबसे आखिरी में आता है। यहाँ सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए डिले करिए। सोचिए, कोई अगर इमोशन आपके अंदर डाल रहा है, थोड़ा हिंदी करिए, तब तक आपका जो ऊपर वाला जो दिमाग वाला ब्रेन है, वो उसको सही पहलू एनालाइज करना शुरू करेगा, उसकी विश्लेषण सही करेगा, फिर बताएगा तुम ये बात करो, तो ये ज्यादा सही। इसीलिए हमारे को बोलते हैं आध्यात्म करिए, मेडिटेशन करिए। फिर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको अच्छे अच्छे ख्याल कैसे आते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो अब सारे सिग्नल कहाँ भेज रहा है, नियोकॉर्टेक्स में भेज रहा है, सबसे ऊपर वाले दिमाग में। तो सब थिंकिंग टाइम क्यों बोलते हैं, सुबह का टाइम। आप अपने आप को करिए, इससे आपको एक अच्छी रास्ता मिलेगा। तो ये होता है कि लक्ष्य में। हाँ, इसकी अगर आप डिटेल्स देखोगे, ब्रेन स्टेम का काम है, सांस को देख लिया, आप तुरंत क्या करते हो, रेप्टाइल जैसे बोलते हैं, इसका कर्व है। आप ऐसा मतलब इससे पहले कि आप सोचो, उसमें इसका कोई काम नहीं। फिर होता है मेमोरियल ब्रेन, यानी कि आंसू आना, रोना, हंसना, ये फीलिंग ब्रेन। ये सडनली आपको थप्पड़ लगा, या फिर उसका नजदीक वाला हो गया, तो उसको बिना सोचे समझे आप हंसने लग जाते हो। ये काम जो है मेमोरियल ब्रेन करता है। और फिर है कॉर्टेक्स, जो कि के ऊपर वाला ब्रेन, थिंकिंग, जहाँ पे सोच विचार यहीं पर होता है। और इसका आपका थैलेमस जो होता है, यहाँ से सारे सेंसेस आते हैं। कौन से हो, आंख हो गया, हाथ हो गया, टच, ईयर, आई, ये सब ये सारे सेंसेस आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है ये, आगे हो, ये क्या है आपका, हाँ काम क्या करता है, ये है सीपीयू, कमांड कंट्रोल करता है। भाई थिंकिंग ब्रेन ने मेरे को ये बताया है, फीलिंग ब्रेन ने ये बताया है, इस सब कार्रवाई को करने में आपको टाइम लगता है। आपकी जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से उस टाइम को दीजिए अपने आप को, ये ट्रेनिंग करिए, तब आपकी इंटेलिजेंस जो है हर काम को लेकर के। एक चीज और मैं बता रहा हूं, वो है एमिगडाला, ये छोटा सा हरा था, ये हरा था, हरा का कलर किया वैसे हरा है। एमिगडाला करके छोटी सी चीज होती है आपके दिमाग में, वो होते इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये काम होता है, काम बिगाड़ जरूर देता है, काम पॉजिटिव काम कुछ नहीं करता। ये एमिगडाला कभी कभी क्या करता है, जो आप सेंसेस है वहां से सीधे मेमोरियल ब्रेन या थिंकिंग ब्रेन में जाने के बदले उसकी पास चले, और उस समय आप ऐसी हरकत करते हैं वो फ्री डेंजर। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाँ, अब प्रधान की ऐसी हरकत में फंस गया कि उसके सामने सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, तो भी कर सकता है कि पानी, या फिर कोई लड़का है, बड़ी नीति लगाई, तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ऑल सब्जेक्ट आते रहा है, आते रहे आता रहा। जब फिफ्थ रिजल्ट है फेल, पार्शियल फेल हो गया। अब उसके अंदर ये जो सिग्नल आया, कैसे हो गया, सोचने के बदले की कहाँ गलती होगी, कैसे हो गया होगा, सीधे हमें ये हमें दिला एक बिगाड़ता है। इसको भी ट्रेन करने के लिए वही तरीका है, आपको करिए, धीरे करिए,
the case for wide and smart people fail. Knowledge and technical expertise are successful. They get the job. Emotional intelligence is different. स्मार्ट लोग इसीलिए फेल होते हैं कि अगर आपकी भावनात्मक बुद्धि कमजोर है तो आप फेल होने के बहुत बड़े एग्जाम में फेल होना एक मोमेंटरी सेटिंग शो आगे तो भी आपकी Bill Gates is not read beyond 10th standard. He is the आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर कोई फादर बोलूंगा ओके नंदीला ने बता दिया ट्रेनिंग कैसे करते आप ये नोट कर लीजिए अपने स्पेयर टाइम में स्टोर कर लीजिएगा राइट नाउ माय लेवल ऑफ एनर्जी ऊपर से फोकस इस समय मेरे अंदर जो शक्ति है क्या है एनर्जी जो इस समय पूरे दिल का हूँ और इस समय मेरा फोकस है इसके आंसर जो होंगे वो आपको देंगे आपका इमोशनल नॉर्मल उसमें टाइम नहीं है तो आपने टाइम करा ओके बट टाइम लगेगा आप तो देखना पड़ेगा कि अपने आप rate yourself on a scale of 1 to 10 कोई वॉलंटियर करना चाहता है कोई गलत सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी सही नहीं है जो आपका रेट आया उसके हिसाब से आपको आगे हाँ एवरीथिंग फिजिकल मेंटल एनर्जी का मतलब है कोई भी स्टेट लाओ focus. So what do you make out of this आप लोगों को क्या इससे क्या लगता है इनके बारे में अपना हाथ के बारे में क्या 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 अच्छाई नजर आती है आंसर करके मोटिवेशन है क्या एनर्जी लो है फोकस लो है समझ रहे अच्छा है तुमने सर मैं लेकिन जो ड्राइव है उसके लिए इनको के हिसाब से ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी और ऑफिस से ट्रेनर आते हैं जैसे इसका आप बताइए सेल्फ इसको अपने आपको वर्ड में बोल If I took responsibility for every feeling I experience, for every word I utter, क्या होगा? Fill the blank complete को पूरा करिए अपने लिए या complete the sentence आपने पहले कहीं देखा है क्या सही है I would make your snap judgment that end up being will not get definitely covered but अगर मुझे ये एहसास मैं अपनी फीलिंग के बारे में सोचूं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और वो भी शब्द बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो मैं कम करूंगा क्योंकि आप पहले सोच रहे हैं फीलिंग उससे की है
कम शब्द बोलूंगी और एवरी वर्ड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी की बात आएगी ना आप थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा जरूरत हुई तो आप शायद आपको आगे नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं ट्रेनिंग। तो एग्जाम्पल मैंने दूसरों के बारे में सोचना, आई थिंक अबाउट हाउ अदर्स, वही लिसनिंग, पहले सुन लो सोच लो उसके बारे में सोचो कि किस आपकी आदत ऐसा हो गया है वही बात आपको क्या बोलते हैं काम में भी आपका बहुत गुस्सा है, बात पूछोगे सर इसके लिए गलतियां होगी, क्या होगा आप गलती के ऊपर गलती होगी वापस आओगे भागते हुए फाइल लेकर, आपको ये जो दूसरों के बारे में सोचने की जो ताकत होती है उसको डेवलप I can say someone feeling non-verbal communication सर एक सेशन होता है फिर आज भी लाया था बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा नॉन वर्बल 70% से 80% तक आप नॉन वर्बल सही बनी हुई मुंह में राम बगल में नॉन वर्बल अब मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ लोग सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े नहीं नेगेटिव इमोशन का सही आप सबके लिए ना इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की और भी इस तरह के सेंटेंसेस हैं आप मैं यही छोड़ रहा हूँ। और ये पूरे मेरे लेक्चर का सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस से सोशल स्किल आएंगी। जो अभी मैंने आपको दर्शाया क्या था वो सोशल स्किल सबको, और ये आपको ट्रेनिंग से है, ऐसे नहीं आएगी माता पिता जी के होमवर्क से नहीं आएगी आपको, आपको सोशल अवेयरनेस बढ़ा करके सामने वाले को पढ़ने से हमेशा सामने वाले को सही तुरंत मत गया, give time to yourself to understand the organization, understand the people around you, understand your teachers. Don't make the mistake of first impression. लेकिन वो अक्सर गलत नहीं लेते, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इधर ही अंदर वो रहते हैं, अपनी को अंदर रखते हैं, तो समझने के लिए आपको क्या करना है, उनकी हरकत देख के आपको पता चलेगा कि ये इंट्रोवर्ट है। अगर आप उसको समझ जाएंगे कि ये इंट्रोवर्ट आदमी है तो डील करने के लिए आपको थोड़ा सा उससे पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ टीचर होते हैं उनको समझते हैं लास्ट भाई निकल के बाहर हमारे साथ से निकल जाता है, लेकिन फिर उसको समझना पड़ेगा कि क्यों कैसे डील करें, और उससे डील करने का जो तरीका होता है वो होता है सोशल कोई सोल्यूशन नहीं है, ये धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट को समझने से
इसमें ऐसे मुझे बताना एम्पैथी की बात, एम्पैथी से सब कुछ सवाल हो सकता है। आपको एम्पैथी जो है ना अंदर बांट, एम्पैथी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सभी लोग हमेशा इसे दोनों चीजों का मिश्रण करता भी है। मैं एक बहुत मैनेज और इसीलिए मेरा फाइनल वर्ड, यूज इंटेलिजेंटली फॉर सक्सेस। अपने आपातक बुद्धि को इंटेलिजेंट तरीके से बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करिए ताकि आप जीत लें। तो यही मेरी आप सभी से कामना है, आप लोग अपने इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल रहे। आशा करता हूँ मेरे आप थोड़ा बहुत उत्साहित किया होगा और अपना फीडबैक वगैरह आप बहुत अच्छा मिलता हूँ, वो भी चीजें मैंने सीखी है आपको। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, respected VP sir, respected registrar sir, and our guest Major General Dushyant sir. We are very blessed with you, sir, because our students are here to hear you, and these emotional intelligence or emotional quotient, whatever it may be, to know that this is present inside the brain as a limbic system, and how to behave in the class, in the outdoor of this, in the hostel, and wherever you are, you want to behave. What said you teach us is very, very intelligently and very thankful, and we are very blessed with you, sir. Thank you very much. In token of love, I invite BC sir and Registrar sir to give away the token of love, affection, and our gratitude towards you, sir. Please, sir. Yes. Bye.